लगानेंगे तो बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा गया वो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का टॉपिक था ये। इसमें ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया गया है डायगोनली, इस टाइप से। यहाँ पर है केबल, ऊपर है मान लीजिए K2, तो इसका बताना था कैपेसिटी कितनी होगी। नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं वैसे लिखिए। पहले लिखिए, इफ लेंथ एंड ब्रेथ of a parallel plate capacitor is small l and small b, L and B, what is its capacity if space between the plates is filled with dielectric medium of dielectric constant K1 and K2 as shown in figure, ये है। डायगोनली ऐसे फिल किया गया है। अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वैसे सॉल्व करने पर तो नहीं आएगा, है ना, और इंटीग्रेट करके निकालना है। तो कहिए निकाल दें या फार्मूला लिख दें? पूरा निकाल दें, हैं? बताइए, जैसे कहिए, निकाल दे रहे हैं। कैसे निकालना है ये देख लीजिए। ये एक ही बार पूछा गया है, हालांकि ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इसकी लेंथ और ब्रेथ है L एंड B। इसका मान लीजिए हमने कोई ऐसे एक स्मॉल सेक्शन ले लिया, ऐसे एक स्मॉल सेक्शन लिया, यहां से एक एंड से मान लीजिए x डिस्टेंस पर लिया हमने, ये डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक x, और ये जो थिकनेस है वो है dx। इस सेक्शन की थिकनेस कितनी है? dx है। अब ये इतना हाइट मान लीजिए है y, यहां से यहां तक डिस्टेंस x है और इसकी हाइट है y। स्पेस बिटवीन द प्लेट्स हमने स्मॉल d रखा है। इसकी लेंथ है l, टोटल लेंथ है l, और ब्रेथ है b, ये टोटल लेंथ है l, और इसकी कुछ ब्रेथ होगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो ऐसे प्लेट्स होंगे इस टाइप से। तो लेंथ और ब्रेथ इसमें l और b है, इस टाइप से है ना। तो जब आप सेक्शन कोई लेंगे इस तरह का, उसकी थिकनेस कितनी है? dx है।
तो यहां से एक कैपेसिटर बनेगा। देखिए जहां से ये लिया है ये एक कैपेसिटर हो जाएगा और ये ऊपर दूसरा कैपेसिटर हो गया। इसमें कितनी कैपेसिटी है? DC1। अगर हम लिखें DC1 कितना होता है? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, A के जगह पर होगा B इंटू DX, और इनके बीच का स्पेस है Y। ऐसे होगा जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये जैसे थिक है ना, ये ऐसे है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये हो गया मान लीजिए लेंथ, तो ये हो गई ब्रेथ। अब ऐसे डायगोनली फिल किया गया है। एक सेक्शन लेंगे, कोई भी सेक्शन है ना, तो अब यहां पर थिकनेस है DX। कितनी थिकनेस है? DX। और इनके बीच का पूरा स्पेस यहां से यहां तक D है, तो ये स्पेस हमने लिया है Y, और यहां से यहां तक डिस्टेंस लिया है X। ये है Y और ये है X, और ये है आपका B और ये है L। तो अब जब एक सेक्शन बनेगा तो यहां पर एरिया जो होगी इस वाले सेक्शन की, प्लेट में पूरी लेंथ इंटू थिकनेस DX, तो L इंटू DX, और इनके बीच का स्पेस कितना हो गया? Y। प्लेट ऐसे है, सेक्शन आप ऐसे ले रहे हैं, तो ये B रहेगा और थिकनेस क्या रहेगी? DX। और ऐसे डायगोनली फिल है, तो यहां तक बीच में स्पेस है Y, तो वो आपका Y है। तो ये आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट B DX बाई Y। ये किसके लिए? जो नीचे वाला पोर्शन है, लोअर पोर्शन उसका। इसी तरह से DC2 ऊपर वाले पोर्शन का लिख सकते हैं, वहां है K2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी B DX अपॉन, अब ये स्पेस पूरा स्पेस था D, तो D माइनस Y लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं D माइनस Y। तो ये अलग अलग है, ये नीचे वाले का DC1 और ऊपर है DC2, और इन दोनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होगा? जब भी कभी इस तरह का डिवीजन होता है तो चार्ज कभी डिवाइड नहीं होते। जितना इधर के प्लेट पर चार्ज है उतना प्लेट रहेगा, दोनों पर अलग अलग चार्ज, एक पर प्लस Q तो दूसरे पर माइनस Q। जब इस तरह का सेक्शन लेते हैं डिवीजन, इस तरह से मीडियम फिल करेंगे इधर और इधर, तब तो अलग हो जाएगा चार्ज, तब पैरेलल होंगे। लेकिन जब ऐसे डिवीजन लेते हैं या ऐसे लिया तो सीरीज है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं क्या रहता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/DC लिखे तो ये हो जाएगा 1/DC1 प्लस 1/DC2। अब ये क्या लिख सकते हैं इसका इनवर्स? तो ये हो जाएगा Y बाई K1 एप्सिलॉन नॉट B DX प्लस D माइनस Y अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट B DX है। DC सेम नहीं है, K1 और K2 अलग अलग है। तो जो सेम रिजल्ट है, सेम वैल्यूज है, उनको हम बाहर कर लें। एप्सिलॉन नॉट B DX कि नहीं, तो ये 1 एप्सिलॉन नॉट B DX को अलग कर लिया। Y बाई K1 प्लस D माइनस Y बाई K2, ये आया यहां पर। अब इसको और सॉल्व कर लें तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा K1 इंटू K2, तो ये हो जाएगा 1 एप्सिलॉन नॉट B DX, और यहां K1 इंटू K2 हो गया। यहां पर K2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया K2Y प्लस D माइनस Y
इंटू K1, तो ये हो जाएगा K2y माइनस K1y, y कॉमन ले लीजिए तो K2 माइनस K1 और dK1। अब हम DC लिखें तो इनवर्स लेंगे तो DC इक्वल टू क्या होगा, अब उल्टा करके लिख दे रहे हैं। देखिए K1 K2 ऊपर है, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट B dx, तो वो ऊपर है तो हम यहां लिख रहे हैं, देखिए K1 K2 एप्सिलॉन नॉट B अपॉन, अभी आया नीचे, नीचे क्या बचेगा, K1D अलग कर लें, K1D अलग कर लिया, प्लस यहां से आया देखिए K2y माइनस K1y, y कॉमन ले लो K2 माइनस K1, तो ये हो गया K2 माइनस K1y और इंटू dx, ये आया एप्सिलॉन नॉट, यहाँ B है, सॉरी ये D नहीं है B है, B है B dx था ना, तो B यहाँ है, dx अलग कर लिया। अब क्लियर हो गया, देख लीजिए नीचे K1 K2 एप्सिलॉन नॉट B dx था तो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट B dx, और यहाँ ऊपर है देखिए K1D K2y माइनस K1y, तो y कॉमन ले लिया K2 माइनस K1, तो ये लिख दिया। अब हम y चाहे तो हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, यहां देखिए ये एंगल मान लो है थीटा, तो tan थीटा लिख सकते हैं y बाई x, ये है y और इधर है x, या वही यहां लिख सकते हैं d बाई l, एंगल तो सेम है, तो यहां से यहां तक अगर लेंगे तो उसी को y बाई x और पूरा लेंगे तो d बाई l, तो यहां से लिख लीजिए हमारा आया y बाई x, ये है tan थीटा और यही d बाई l भी है, तो इससे y हटा सकते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा d बाई l इंटू x, कि नहीं, क्लियर है। अरे देखो भाई tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये लंब हुआ ना और ये आधार हुआ, तो y बाई x, और यहाँ ये है d और ये इतना क्या है l, तो d बाई l नहीं हुआ, यहाँ ये लंब है और ये आधार है, तो थीटा तो वही है ना, tan थीटा भी वही रहेगा, tan थीटा क्या आया, यहाँ पर आ गया y बाई x, यहां से लिखेंगे तो d बाई l, तो y हटा दिए, y इक्वल टू हो गया d बाई l इंटू x, तो अब ये हटाइए यहां से, तो ये dc इक्वल टू कितना हो गया, l फिर ऊपर जाएगा, या पूरा एक बार लिख लें, देख लीजिए ये है K1 K2 एप्सिलॉन नॉट B, नीचे अभी लिख रहे हैं देखिए K1D प्लस K2 माइनस K1, अब यहां जहां y था उसके जगह पर d बाई l x और यहां है dx, क्लियर हुआ, तो l नीचे है, यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए तो l K1D और यहां भी d है तो d भी बाहर ले लेंगे कि नहीं, और ये l ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए DC इक्वल टू l ऊपर ले जाए तो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट l इंटू B अलग कर लिया, ये एरिया है, ये l ऊपर जाएगा अपॉन यहां पर l आ जाएगा और एक d बाहर लिख लें क्योंकि K1D, तो ये है K1L, d पहले था, प्लस K2 माइनस K1 और यहां dx, तो d भी बाहर लिख सकते हैं, d अलग है x अलग है, ये याद रखिए, है ना, dx नहीं है जैसे ये है, d है स्पेस और dx है डिफरेंशियल ऑफ x, तो हम इसीलिए d को बाहर लिख लेंगे, तो यहां से ऐसे कर लें, देखिए ऐसे कर लें तो इस d को हटा दे रहे हैं यहां से, ये d यहां से हटा दिया, अब ये ऐसे है, यहां भी d था, यहां भी d था, d को बाहर लिखा,
यहाँ एल से मल्टीप्लाई हुआ तो k1l k2 माइनस k1x और यहाँ है dx। क्लियर हुआ? अब देखिए एप्सिलॉन नॉट ये dx हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख दें एप्सिलॉन नॉट l इंटू बी है एरिया और अपॉन d, तो ये C नॉट है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होता है जब एयर फिल्ड हो या विदाउट मीडियम, क्या रहता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब बचेगा यहाँ देखिए K1 और K2, तो ये आया K1 K2, ये बचा। हमने K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D अलग कर लिया। अब नीचे क्या बच रहा है? नीचे बच रहा है K1L प्लस K2 माइनस K1x और यहाँ है dx, ये है dc। अब पूरे सिस्टम के लिए, पूरा अरेंजमेंट के लिए कैपेसिटी होगा इसका इंटीग्रल, तो c इक्वल टू होगा इंटीग्रल, लिमिट किसका है dx का है, यही x वेरिएबल है 0 टू l, तो ये 0 टू l इसका इंटीग्रेशन होगा dc। तो मेन पार्ट है ये इंटीग्रेशन। तो अब आपका देखिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 K2 ये सब कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखे C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D को C नॉट लिख दे रहे हैं, तो K1 K2 C नॉट कि नहीं, और यहां ऊपर है dx, नीचे क्या बचेगा, ये हो गया K1L प्लस K2 माइनस K1x, ये आया, इसी का इंटीग्रल है 0 टू L। K1 K2 ये आ गया और ये हमने C नॉट लिख दिया, इस पूरे को क्या लिख दिया C नॉट। अब ऊपर है dx और नीचे K1L प्लस K2 माइनस K1x, तो ये dx बाई x का फॉर्म है, लेकिन यहाँ एक एडिशनल टर्म है K1L और K2 माइनस K1 उसके साथ है। चाहे तो अब सब्स्टिट्यूशन कर लें तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, हम ये ले लें K1L प्लस K2 माइनस K1x को t मान लें, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0, यहां पर हो जाएगा K2 माइनस K1 dx इक्वल टू dt। तो dx कितना होगा, dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई K2 माइनस K1, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा t और dx के जगह पर होगा dt अपॉन K2 माइनस K1। K2 माइनस K1 बाहर लिख लें, लेकिन अब लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट कैसे चेंज होगी, जब आपका यहां पहले वेरिएशन था x का, अब वेरिएशन किसका है t का है, तो जब x इक्वल टू आप 0 रखते, यहां देखिए x इक्वल टू 0 रखते तो ये 0 हो जाता, t की वैल्यू होती K1L, तो लोअर लिमिट अब K1L हो जाएगा। तो अब ये देखिए c इतना आया, C इक्वल टू आ गया, ये तो रहेगा ही K1 K2 C नॉट, और जो कांस्टेंट है K2 बाई K1 वो भी बाहर लिख लें। इंटीग्रल यहां हो गया लिमिट K1L, और जब आप लिखोगे L x की वैल्यू, तो यहां जब L लिखेंगे तो आएगा K2L माइनस K1L, और यहाँ K1L कट जाएगा तो K2L आ जाएगा, तो अपर लिमिट हो जाएगा K2L, और ये हो जाएगा dt बाई t सीधे। अब बहुत सिंपल हो गया, log t होता है, क्या होता है log t, इसका dt बाई t का इंटीग्रल log t, तो c इक्वल टू हो गया K2 K1 या K1 K2 जो भी लिखना चाहे अपॉन K2 माइनस K1, और ये हो जाएगा log t, और लिमिट हो गया K1L K2L। तो अब आपका ये आ गया फाइनल रिजल्ट, K1 K2 या K2 K1 जो लिखना चाहे लिखा है अपॉन K2 माइनस K1।
अब ये हो जाएगा पहले log K2L माइनस log K1L, अब ये आया, और log M माइनस log N, M बाई N हो जाता है, तो C इक्वल टू आया K1 K2, ये C नॉट है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ये है C नॉट, C नॉट अपॉन K2 माइनस K1। अब K2 अपॉन K2L अपॉन K1L, L कट जाएगा, तो यह आ जाएगा log K2 बाई K1। यही रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट है। इसमें चाहते तो K1 और K2 की वैल्यू दे सकते थे, तो ये रिजल्ट आप पूरा डिराइव नहीं कर पाओगे, ये जान लो। एक बार IIT में जब दिया गया था तो K1 और K2 की वैल्यू दिया था, K1 इक्वल टू इतना, K2 इक्वल टू इतना, तो इसकी कैपेसिटी पूछा था, तो जिसको ये फार्मूला याद रहेगा उसमें K1 और K2 की वैल्यू लिख करके तुरंत निकालेगा। ये था क्वेश्चन, और ये है भी नहीं कहीं बुक में, केवल एक आध बुक में है, ABC में है केवल इस टाइप का क्वेश्चन। हमने बता दिया आपको, जितना लिखना हो लिख लीजिए। अगर केवल फार्मूला लिखना चाहते हो तो ये फार्मूला है, और K1 K2 ये याद भी कैसे रख सकते हैं, पहले यहाँ K2 लिखो, K2 K1 अपॉन K2 माइनस K1, log K2 अपॉन K1, यानी K2 को पहले लिखो, है ना, नीचे K1 है ऊपर K2 है, तो पहले K2 लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हो K2 K1 अपॉन K2 माइनस K1, और यहाँ भी log K2 अपॉन K1 और C नॉट, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि नहीं। तो इसी को आप ऐसे ही लिखिए, पहले इसी को K1 K2 के बजाय K2 K1 ही लिखो, तो याद रहेगा कि सब जगह K2 पहले है, और ऐसे लिखें K2 K1 अपॉन K2 माइनस K1 log K2 अपॉन K1, और C नॉट है। क्लियर है अब? तो ये याद रखेंगे तब याद रहेगा, इस टाइप से ही याद रखते हैं। इतने बड़े क्वेश्चन में अगर पूछ लिया तो क्या लिखेंगे, कैसे आएगा, लिख लीजिए, आप लिखने को पूरा लिख लो, लेकिन याद रखेंगे तो वो आएगा। टू 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो मल्टीप्लायर होता है लॉग चेंज करने के। नहीं आने तो नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, लेकिन अब पूछ लिया गया था, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया था IIT में, या ऑब्जेक्टिव में ही था, K1 K2 की वैल्यू दे रखा था, बस इतना ही फर्क था, तो जिसको फार्मूला याद था उसमें रख करके तुरंत लगाया होगा, बाकी सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा ही। नहीं वहां कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, तो 3-4 मिनट में आ जाएगा, बहुत टिपिकल थोड़ा है, जो प्रैक्टिस जो एक बार लगाए हैं वो 2-3 मिनट में आ जाएगा, और वहां 90 क्वेश्चन टोटल होते हैं। 3 घंटे में, और क्या, 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का होता है, और 30 जो कर लेता है टोटल वो क्वालिफाई हो जाता है, 25 से 30, इससे ज्यादा नहीं, 20 तक आता है, 20 तक जो कर लेते हैं वो क्वालिफाई रहते हैं, और उसका मेरिट में जुड़ता नहीं है। हाँ तो इसीलिए बताया हूँ ना। अभी कुछ ऐसे चीजें हैं जो बिल्कुल यूनिवर्सल है, उसको बता देता हूँ।
अभी बताएंगे क्वेश्चन, जल्दी करो, जल्दी लिख लो तब बताएं। बहुत सारी चीजें ऐसे जो यूनिवर्सल है, जैसे अर्थ का पूछते हैं लोग, इलेक्ट्रॉन की साइज पूछते हैं, प्रोटॉन की साइज पूछते हैं, कितना साइज होना चाहिए या कितना अप्रॉक्सीमेशन है, तो वो दरअसल है बहुत सारे एजम्पशंस इन सब में, लेकिन उसको ले करके ही चलेंगे तो भी आएगा। अब अभी मैं ये पढ़ा दे रहा हूं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, उसके बाद सीधे ड्यूअल रेडिएशन और पूरा उधर का टॉपिक, बाकी चौधरी साहब इधर का पढ़ा देंगे, क्योंकि उसी ऑप्टिक्स में फिर 2 पार्ट है, तो एक पार्ट फिर पढ़ाएं तो इधर उधर हो जाता है। नहीं तो हमको उनको पढ़ाना चाहिए था अगला, हमको वो पढ़ाना चाहिए था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो पहले ही स्टार्ट कर दिए वो। हाँ वही पढ़ाएंगे, और एसी पढ़ाएंगे, एक में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी एक में है, फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, पूरा उधर का पढ़ाएंगे, वो अपना ऑप्टिक्स पढ़ा देंगे पूरा। ये आ गया पूरा, अब लिख दे आगे, जल्दी लिखिए। तो 2025 का क्वेश्चन देख करा दिए। कभी कभी पूछा जाता है कि अर्थ के सराउंडिंग में कोई फील्ड है कि नहीं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो था ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी है, बहुत स्ट्रांग है, और जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाएंगे फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करती जाती है, क्योंकि आयन है गैसों में, जो एटमॉस्फेयर है वो आयोनाइज्ड है, तो जो सबसे लोअर बेस है अर्थ का, वहां पर अबाउट 100 वोल्ट पर मीटर या जूल पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तैसे तैसे फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब कि हम लोग एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हैं। अर्थ जो है एक ऐसा स्फीयर है जिसमें चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, तो इसका मतलब हम उसको एज्यूम कर सकते हैं एज ए सॉलिड कंडक्टर, चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टर, लेकिन चार्जेस रिजॉल्व होते हैं ऑन द सरफेस, तो यहां भी चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हैं, तो कितना चार्ज है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 100 न्यूटन पर कूलम ले लें नियर टू द अर्थ सरफेस, हम लोग अर्थ पर रहते हैं लेकिन हमको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हैं, हमारे पैर में और सर के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, या हमारे बॉडी में कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। चार्ज तो तब फ्लो करेंगे या इलेक्ट्रिक शॉर्ट तब होगा जब डिफरेंस हो। अगर हम 2 वायर को पकड़ लें ऐसे जिनमें सेम पोटेंशियल हो तो हमको इलेक्ट्रिक शॉर्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर अर्थ से कनेक्टेड है और उसका पोटेंशियल दूसरा है तब तो तुरंत कंडक्शन होने लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट तब लगेगा ही लगेगा। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए एयर में है और एक ही वायर को पकड़ करके हम लटक गए और किसी से कांटेक्ट नहीं, अर्थ से कांटेक्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ सेम पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट तभी फ्लो करेगा जब हायर टू लोअर या लोअर टू हायर
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए बॉडी में या किसी कंडक्टर में, तभी ये होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि अर्थ कैसा है, तो अर्थ इज ए ह्यूज स्फीयर चार्ज्ड या ह्यूज चार्ज्ड स्फेरिकल सेल आप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्जेस रिजॉल्विंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसके आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो कितना है, अबाउट 100। तो अगर अर्थ सिस्टम की बात कर ले, इसका रेडियस है r, इस पर कुछ चार्ज है q, ये चार्ज निगेटिव है क्योंकि जो फील्ड इंटेंसिटी है ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, हमेशा ऐसे होता है। तो इसका मतलब इस पर निगेटिव चार्ज है, इस टाइप से है इसका डायरेक्शन। और इसके आसपास अगर हम एक सरफेस लें तो यहां पर E की वैल्यू है 100 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, इतनी फील्ड इंटेंसिटी है। तो निकाल सकते हैं कि इस पर कितना चार्ज है। अगर E इतना है, अर्थ सिस्टम की बात कर ले, E है 100 वोल्ट पर मीटर, तो E इक्वल टू होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर फील्ड इंटेंसिटी। तो Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। वैल्यू रख लीजिए, E है 100 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R की वैल्यू है 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर होता है, इसका स्क्वायर कर लीजिए अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये कूलाम में आएगा कितना, 4.55 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलाम। और चार्ज निगेटिव है, Q इक्वल टू, इसमें तो माइनस प्लस नहीं है, डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, तो इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज है। Q इक्वल टू माइनस 4.55 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलाम का चार्ज अर्थ पर है, अर्थ सरफेस पर। तो ये ह्यूज चार्ज है कि नहीं, और चार्जेज यहीं पर रिजॉल्व हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इनर सरफेस पर होते हैं, आउटर पर नहीं, क्योंकि निगेटिव है, और अगर पॉजिटिव होता तो आउटर सरफेस पर रिजॉल्व होता। तो इतनी है फील्ड, इतना है चार्ज, फिर कितना पोटेंशियल होगा ये भी निकाल सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, Q बाई R होगा। कितना होगा ये हो गया 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9। Q की वैल्यू निगेटिव है, माइनस 4.55 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन R 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। जरा सॉल्व करके बताओ कितना आया, ये माइनस में आएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना आया 6। देख लो कितना आ रहा है सॉल्व करके। नौ 6 15 5। फाइव आएगा। एनर्जी कितनी होगी, हाफ Q इंटू V, सॉल्व कर लो। Q है 4.55
5 इंटू 10⁵ और v है 6.4 इंटू 10⁵। देख लो सॉल्व करके कितना आएगा पहले। हैं? 8 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 8 कर लो। हमने वैसे ही रख दिया है 8। माइनस में है कि प्लस में आएगा? ये निगेटिव है, पोटेंशियल तो निगेटिव ही है। तो ये 8 है और ये 6। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया? 6.4 आया। कितना? 6.4 है, 6.4 आएगा, देख लो। 36 है। थ्री है, चलो ठीक है, उतना अप्रोक्सीमेट है। नाइन है, 4.55 है, डिवाइडेड बाई 6.4 है। तो आ तो रहा है 6.398, तो 6.4 तो लिखा हूं कि नहीं? 6.4 आएगा। और पावर देख लीजिए, 9 और 5 14 है, 6 कट गया 8 आएगा। और ये सॉल्व कर लीजिए, तो ये 1.46 इंटू 10⁴ 1.46 इंटू 10⁴ जूल, इतनी अर्थ में एनर्जी है। तो ये इसका पोटेंशियल देखिए, अबाउट 10⁶ वोल्ट है, सॉरी 10⁸ वोल्ट है, तो बहुत हाई पोटेंशियल है कि नहीं? इसीलिए इसकी कैपेसिटी क्या माना जाता है? तो ये तो अर्थ के लिए है, फॉर अर्थ। इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही है कि नहीं? साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन एस्टिमेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, और वो एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। आप रेडियस मान लीजिए RE है, तो चार्ज मालूम है, उसमें कितनी एनर्जी है निकाल सकते हैं कि नहीं? और उसकी एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होगी? E=mc² के, E=mc² के इक्विवेलेंट होगी। ये लिख लिया? अरे कितना देर लगाओगी जी? ये तो हमने क्या सॉल्व थोड़ो करना है, आप लिख लीजिए जल्दी। लिखिए नेक्स्ट।
ये सब यूनिवर्सल है, इसमें कुछ बताना नहीं है, याद रहना चाहिए कि नहीं। रिजल्ट लिख लो, बाकी कर लेना। लिखिए, डिटरमिन द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन का डिटरमिन कैसे कर सकते हैं? जैसे ये है वैसे इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन भी एक सॉलिड स्फीयर है और उस पर चार्ज है। कहाँ? ऑन इट्स सरफेस। कहाँ है? सरफेस पर है। तो इसका भी रेडियस हम निकाल सकते हैं। रेडियस मान लो RE है और इस पर चार्ज है माइनस में, तो माइनस चार्ज जो इस सरफेस पर है वो कितना है? टोटल है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, निगेटिव चार्ज है। तो इसकी एनर्जी कितनी है? U इक्वल टू होगा हाफ Q स्क्वायर बाई C। और ये अगर स्फीयर है तो इसका कैपेसिटी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कि नहीं है? तो सीधे निकाल सकते हैं वैल्यू इसकी, हाफ Q के जगह 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर और कैपेसिटी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RE। ये है एनर्जी। तो ये एनर्जी कहां से है? इट इज इक्विवेलेंट टू मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और कहां से एनर्जी होगी? उसी से तो होगा। तो इसको इक्वेट कर लीजिए, ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ इलेक्ट्रॉन और C स्क्वायर इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RE। तो RE की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा? मास ऑफ अर्थ मालूम है, मास ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम ही है। RE इक्वल टू कितना हो गया फिर? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर, हाफ यहाँ है 1/2, 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू MEC स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू C स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा। ये हो गया RE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये पहले ऐसे लिख लें, इंटू 10 टू द पावर 9। ये 1/, का है ऊपर है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर, नीचे यहाँ पर 2 है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, C स्क्वायर 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? निकालिए जरा। 2.718 करके आएगा 10 टू द पावर माइनस 15। 8178 2.8178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ये है रेडियस ऑफ अर्थ इलेक्ट्रॉन।
अब प्रोटॉन का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। क्या फर्क होगा, यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, बाकी तो सब सिमिलर है, चार्ज वही है। अब उसका मास जो है अधिक है तो रेडियस कम होगा, है ना। तो ये लिख सकते हैं सीरीज, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी को डिवाइड कर लीजिए, रेडियस ऑफ प्रोटॉन ये हो जाएगा 2.8178 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 1836, इसी से आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट कितना है, 10⁻⁻18 आएगा मीटर। और न्यूमरल क्या आएगा, 1.53 है, 1.53 इतना है, देखिए। तो अब ये न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस की साइज क्या है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का है वो। प्रोटॉन की साइज देखिए उससे बहुत छोटा है कि नहीं, 10⁻⁻18 है। तो बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसी न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन की साइज 10⁻⁻15 मीटर के साइज का है, अबाउट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन बड़ा है, लेकिन अब होल एटम तो 10⁻10 मीटर का है, तो उसमें जो स्पेस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस में कभी इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी साइज तो न्यूक्लियस के इक्वल है अप्रोक्सीमेट, कि नहीं। तो साइज से भी नहीं रहता, वैसे एनर्जी से भी बहुत सारे रिजल्ट हैं उसके, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस का एलिमेंट नहीं है, है ना। ये तो कई तरह से प्रूफ किया गया है। चलिए क्वेश्चन लिखिए आगे। हो गया ये, साइज वगैरह याद रखिए, उसको आप चाहे तब निकाल सकते हैं, वैसे याद रहना चाहिए ये साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। ऑर्डर तो याद रखें, -10⁻⁻15 मीटर, प्रोटॉन का 10⁻⁻18 मीटर, है ना। तो इसका मतलब न्यूक्लियस की साइज और इलेक्ट्रॉन की साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लेकिन न्यूक्लियस की साइज वेरी करता है, कैसे, विथ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है ना, कि नहीं। साइज ऑफ न्यूक्लियस आगे चल करके पढ़ोगे, एक इंपेरिकल फार्मूला है, R=R0 a⁻⁴ और ए क्या है, मास नंबर है, ये क्या है, मास नंबर है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज चेंज होगी, लेकिन ऑर्डर तो 10⁻⁻15 ही रहेगा। चलो क्वेश्चन ये देखिए, नीट 19 में पूछा था, लिखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आंसर। टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू attract by the force capital F when placed at certain distance, if 25% charge transfer from positive to negative
force between them becomes नंबर 1 लिखिए 16/9F, कैपिटल एफ है, 16/9 कैपिटल एफ, 4/3 कैपिटल एफ, ऑप्शनल है ये, 4/3 कैपिटल एफ, थर्ड है कैपिटल एफ, फोर्थ है 9/16 कैपिटल एफ। चलिए चौथा आंसर है, बोलिए, हैं कैसे आया? तो ट्रांसफर किया तो न्यूट्रल कर देगा उसको, न्यूट्रल कर देगा, जैसे 25% का ट्रांसफर किया तो वो उसको न्यूट्रल कर देगा 25%, तो उसको 75% बचा, इसका 50, इसका 50% आना। हाँ चलिए यहाँ पर प्लस क्यू है, मान लीजिए प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू, तो ये अट्रैक्ट होंगे बाय द फोर्स कैपिटल एफ, और इनके बीच का डिस्टेंस है आर, यहाँ एफ फोर्स है। अब 25% प्लस से माइनस में ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ कितना बचा? 75% बचा, और यहाँ पर भी 25% कैंसिल हो गया, तो उसका भी 75% बचा, तो 75% का मतलब 3/4 क्यू, कि नहीं? या चाहे न्यूमेरिकली सॉल्व कर लो, यहाँ पर जो क्यू डैश है वो कितना होगा? क्यू डैश, क्यू माइनस 25%, 25/100 क्यू, यही तो हुआ। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये तो हो गया 1/4, 4 माइनस 1 तो 3/4, 3/4 क्यू, ये हो गया क्यू डैश पॉजिटिव वाला, और यहाँ क्यू डैश कितना? अब यहाँ क्यू ये है प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू है, तो इसमें ऐड हुआ ना, तो ऐड हुआ, तो इसको मान लो हमने Q2 डैश लिख दिया, ये है मान लीजिए Q1 डैश, तो Q2 डैश कितना है? माइनस क्यू प्लस 25/100 क्यू, क्योंकि वो निगेटिव था, अब इसमें प्लस ऐड हुआ है, तब कितना होगा ये? अब ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया 1/4, तो -4 + 1 तो -3, तो ये हो गया -3/4 क्यू, तो अब ये निगेटिव है Q2 डैश, और ये है Q1 डैश, इनके बीच अब न्यू फोर्स क्या है? मान लो F डैश है, तो F डैश इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। न्यूमरल क्या अलग हो गया? 3/4 और 3/4, तो इसी का स्क्वायर हो गया 9/16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू, तो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही तो कैपिटल एफ था, तो 9/16 कैपिटल एफ, कि नहीं भाई? यहां पर एफ कितना है? एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अट्रैक्टिव है क्योंकि ये पॉजिटिव है, दूसरा यहां भी अट्रैक्टिव है, क्यों? ये जितना प्लस है उतना ही माइनस भी है, तो अभी भी अट्रैक्टिव फोर्स है, तो लेकिन न्यूमरल बदल गया, न्यूमेरिकल वैल्यू 9/16 टाइम्स हो गया। क्लियर हो गया? तो ये पूछा गया था 19 में, ये 2019 का है, नीट का। कुछ लोग प्लस माइनस अगर नहीं चेंज किए होंगे तो गड़बड़ हो गया, हाँ वहां गड़बड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ओरल क्वेश्चन है, जल्दी लिखो, हो गया? लिख देखिए, नेक्स्ट है 19 का, लिखो क्वेश्चन, ये भी 19 में पूछा है, नीट 19 का। ए मेटेलिक स्फेरिकल सेल
चार्ज टू स्मॉल क्यू, चार्ज्ड टू टीओ स्मॉल क्यू, द फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस स्मॉल आर, ए मेटेलिक स्फेरिकल सेल चार्ज्ड टू स्मॉल क्यू, the field intensity at distance small r from its center, the field intensity at a distance small r from its center is ऑप्शनल लिखिए। नंबर 1 0 if small r is less than capital R, स्मॉल r ये है, पहला है 0, पहला ऑप्शनल है 0 इफ स्मॉल r लेस देन कैपिटल R एंड increases if R is capital R, increases if small r is greater than capital R, पहला ऑप्शनल ये है। अब R क्या है, अंडरस्टूड है, R कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है। सेकंड लिखिए, फॉर R ग्रेटर देन कैपिटल R एंड R लेस देन कैपिटल R, दूसरा ऑप्शन लिखिए, फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R एंड R less than capital R, decreases with small r, decreases with small r, थर्ड ऑप्शन लिखिए, वही लिख लीजिए, increases with r, same value for r greater than capital R and r less than capital R, increases with r दोनों के लिए। थर्ड में भी यही है, फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R एंड r लेस देन कैपिटल R, इंक्रीजेज विथ r, इंक्रीजेज विथ स्मॉल r। फोर्थ ऑप्शन लिखिए, एट r इक्वल टू r, at small r equal to capital R, it is 0, it is 0 and for small r greater than capital R, for small r greater than capital R, decreases with r, डिक्रीजेज विथ आर। पहले तो ये थ्योरी में बताया गया था पूरा कि नहीं, फिगर में ये पूरा बताया गया था कि नहीं, आपको याद हो तो अगर स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है तो ये है रेडियस ऑफ स्फीयर, इसके अंदर जो इंटेंसिटी का ग्राफ है, इंटेंसिटी है ये होता है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R तक 0 कि नहीं, कब, जब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है तब तक 0 है। सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू है सिग्मा बाई r, सरफेस पर क्या होता है, E मैक्सिमम हो जाता है, ये होता है सिग्मा बाई r, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मैक्सिमम वैल्यू रहता है वो। और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डिक्रीज करता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई
आर स्क्वायर है। तो ऐसे था, ये ई स्क्वायर का ग्राफ है, यानी ई का, सॉरी इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ है ई का। अब पोटेंशियल का, तो आप बताओ ऑप्शनल कौन सा सही है? ऑप्शनल कौन सही है? पहला ऑप्शनल सही है ना। चौथे में क्या लिखा है? सरफेस पर जीरो है, तो सरफेस पर कहां जीरो है? सरफेस पर तो मैक्सिमम वैल्यू है, और बाहर घटेगा हमेशा, अंदर जीरो होगा जब स्फेरिकल सेल होगा। अब पोटेंशियल क्या रहता है? यही पोटेंशियल का भी बना दे रहे हैं जिससे वो भी क्लियर रहे। पोटेंशियल में क्या रहता है? ऐसे रहता है, ये होता है कांस्टेंट, बी इंटीरियर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, और किसके इक्वल? जो सरफेस पर है उसके इक्वल। और सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू जितना अंदर है वही है वी सरफेस पर, कितना? बाई आर इसको कितना होता है? आर होता है सरफेस के ऊपर, क्यू बटे आर। ये बाहर प्रोपोर्शनल टू 1/r, सरफेस पर नहीं मालूम है मैक्सिमम होगा, तो कितना होगा? 1/4πε0 Q/r। तो चाहे तो सिग्मा के टर्म में लिख सकते हो, बी ऑन द सरफेस यही रहता है 1/4πε0 Q/r होता है। अब कैपिटल आर से गुणा कर लो, ऊपर कैपिटल आर नीचे कैपिटल आर, तो क्या मिल जाएगा? देखिए 1/4πε0 Q/r² इंटू आर, तो Q/4πr², ये इतना सिग्मा है, तो क्या मिलेगा? σ/ε0 इंटू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आर नहीं रहता है क्योंकि उसमें r² ऑलरेडी रहता है, और इसमें आर रहता है इसलिए एक आर आ जाएगा, तो यहां σ/ε0 कैपिटल आर। सिग्मा क्या है? 1/Q/4πr² है। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, Q/4πr², यही है सिग्मा। क्लियर है? ये हालो के लिए है, स्फेरिकल सेल या हालो स्फीयर, या अगर सॉलिड है तो कंडक्टिंग, और अगर इंसुलेटर है और सॉलिड स्फीयर है तो उसका आपके सिलेबस में था नहीं, लेकिन अंदर जो है सेंटर पर केवल जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अप टू द सरफेस प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस पर मैक्सिमम, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, सरफेस का 1.5 टाइम्स रहता है, लेकिन वो सिलेबस में था नहीं नीट वाले में, इसलिए उसको बताया नहीं गया था। तो पहला ऑप्शन सही है कि नहीं? पहला ही तो सही है। पहले में क्या दिया था? जीरो। अगर r लेस देन r है तो सही है, अंदर क्या है? जीरो। और इंक्रीजेज इफ r ग्रेटर देन कैपिटल, तो ये नहीं, ये गलत है, ये डिक्रीजेज होना चाहिए। तो लास्ट वाला देखो, बाकी में तो सही है ही नहीं है, जीरो है, r लेस देन r, एंड एक है डिक्रीजेज जब स्मॉलर है और ग्रेटर है, और दोनों के केस में, एक में इंक्रीजेज है दोनों के केस में, तो दोनों गलत है। लास्ट वाला क्या है? स्मॉल r जब लेस देन r है तो जीरो है, तो जीरो है, और r ग्रेटर देन r के लिए डिक्रीजेज विथ r, तो कौन सा ऑप्शनल है? चौथा। कौन सा है? चौथा। और स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी याद रखेंगे। ये फील्ड इंटेंसिटी पूछा था, अगर पोटेंशियल होता तो यहां से यहां तक कांस्टेंट, जितना सरफेस पर है उतनी वैल्यू, और उसके बाद डिक्रीजेज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर,
यहाँ डिक्रीजेज विथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये सब रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 में पूछा था, नीट 19 का है, ये भी ओरल क्वेश्चन है, वैसे थ्योरी में सब बता चुके हैं। लिख लीजिए, टू लॉन्ग, टू TWO, टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, कौन सा? ये नीट का क्लास है, उधर है GS का। टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर having linear charge density, having linear charge density plus lambda and minus lambda, separated by distance 2r, कैपिटल R लिखिएगा, separated by distance 2 कैपिटल R है, 2r, हाँ 2r in free space, the field intensity between them is, field intensity between them is, नंबर 1 ऑप्शन लिखिए, between them is नंबर 1 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r, नंबर 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, नंबर 3 0, नंबर 4 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। यूनिट आप जानते ही हो फील्ड का, न्यूटन पर कूलम। तो ये पूछा है, तो ये थ्योरी में बताया जा चुका है कि नहीं? लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर है लैम्डा, तो स्ट्रेट के लिए बताया था कितना, ऐसे है, देखिए ऐसे है, वेरी लॉन्ग, एक पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है और चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, दूसरे पर लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है, माइनस लैम्डा है, और इस पर नेगेटिव है। इनके बीच का स्पेस 2r है, मिडिल में इसके बताना है कि कहां पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। कॉपी मत पलटो बालक, कॉपी पलट के नहीं काम होता है कभी। पहला कौन सा ऑप्शनल है? लैम्डा अपॉन पाई। देखिए हमने बताया था, क्या बताया था, एक अगर है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या चार्ज है, कैसा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके आसपास, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एक के लिए। अब यहां पर क्या फील्ड है, +2 माइनस होता है, +2 और यूनिफॉर्म होगा, और प्लस के लिए ये डायरेक्शन होगा और माइनस के लिए भी वही डायरेक्शन होगा, और दोनों सेम होते हैं तो ऐड हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये टोटल E हो जाएगा। तो 2 2 कट जाएगा, कितना आया
लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। न्यूटन पर कूलम होता है यूनिट या वोल्ट पर मीटर। तो ई की ये वैल्यू आई। किस ऑप्शनल में है? पहला। क्लियर था? ओरल है कि नहीं है? ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जैसे आप फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वहां सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहाँ क्या है? यहाँ लीनियर कंडक्टर है या चार्ज वायर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी रहेगा। तो उसके लिए है लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एक के लिए ये, दूसरा भी उसी डायरेक्शन में ऐड हो गया तो ये वैल्यू आई। तो ये सब लगाने का क्वेश्चन था ही नहीं, एकदम थ्योरी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2020 का है। अब ये बिल्कुल ये भी रिजल्ट हमने डिस्कस कर लिया है, किया था कई बार। लिखो इफ फॉर क्लोज्ड सरफेस, इफ फॉर क्लोज्ड सरफेस E डॉट डी एस इक्वल टू 0, ये ऐसे लिखा है, ये है इफ फॉर क्लोज सरफेस E डॉट डी एस का इंटीग्रल है अलॉन्ग द सरफेस इक्वल टू 0, देन अब ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्या है ये देखिए, नंबर 1 लिखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथिन द सरफेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथिन द सरफेस। नंबर 2 आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू इनवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू इनवर्ड फ्लक्स। नंबर 3 मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड विथिन द सरफेस इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड विथिन द सरफेस इज कांस्टेंट। चौथा लिखिए टोटल चार्ज, टोटल चार्ज विथिन द सरफेस टोटल चार्ज विथिन द सरफेस इज क्यू। क्या है ऑप्शनल बोलिए? आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू इनवर्ड फ्लक्स। हाँ, टोटल फ्लक्स अगर आउटवर्ड फ्लक्स और इनवर्ड फ्लक्स इक्वल है तो टोटल फ्लक्स क्या है? 0। टोटल फ्लक्स क्या है? 0 है। जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही फ्लक्स अंदर आ रहा हो तो टोटल फ्लक्स क्या है? बाकी ऑप्शनल जो दिए है, फ्लक्स थ्योरम क्या कहता है? अगर सरफेस के भीतर कोई चार्ज है तो आउटवर्ड फ्लक्स कभी 0 नहीं होता, टोटल फ्लक्स कितना होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये ऑप्शनल चौथा सही नहीं है क्योंकि 0 दिया है तो चार्ज अंदर है ही नहीं है, इसका मतलब तो चौथा ऑप्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड विद इन द सरफेस इज कांस्टेंट, तब भी अगर कांस्टेंट होता भी तो बाहर जाता या अंदर आता। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें भी वही बात लिखी है तो क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, जितना आउटवर्ड फ्लक्स है उतना। अब ऐसे क्या हो सकते हैं, जैसे सिलेंडर है, मान लीजिए ऐसे कोई सिलेंडर है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिलेंडर रखा है
तो इससे टोटल फ्लक्स क्या होगा, जितना यहां से अंदर जा रहा है उतना यहां से बाहर जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0 कि नहीं होगा। स्फीयर है तब भी जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना फ्लक्स बाहर जाएगा, तो ये तब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड ऑप्शन था उसमें 18 का देखिए क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन लगाने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए एन इलेक्ट्रॉन 18 का है, एन इलेक्ट्रॉन falls height h, falls height h in uniform electric field कैपिटल E। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखिए। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स हाइट h इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E। डायरेक्टेड अपवर्ड, डायरेक्टेड अपवर्ड, कैपिटल E डायरेक्टेड अपवर्ड है। अब फुल स्टॉप है, लिखिए इफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड बिकम रिवर्स्ड, देन proton falls, proton falls same height then time taken by proton, time taken by proton is नंबर 1 ऑप्शनल लिखिए, जहां इज लिखा है वहीं लिख दीजिए ब्रैकेट में, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये क्वेश्चन में अंडरस्टूड है। नंबर 1 ऑप्शनल लिखिए, लेस देन इलेक्ट्रॉन, नंबर 1 ऑप्शनल लेस देन इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 सेम एज इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 10 टाइम्स लार्ज, 10 टाइम्स लार्ज। नंबर 4 लार्ज देन इलेक्ट्रॉन, लार्ज देन इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इसमें क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया है? ये कई बार पूछा है, पहले देख लो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। यहां पर ऐसे फील्ड है, मान लीजिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है पहले, तो एक इलेक्ट्रॉन है नीचे की तरफ गिर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, अपवर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है ना, नीचे की तरफ इस पे फोर्स होगा, इधर नीचे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है। यहां पर मान लो पॉजिटिव प्लेट है और यहां पर कहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो कितना, अगर एच हाइट ये नीचे गिरे, मान लो एच हाइट नीचे गिरे, तो कैसे गिरेगा, फोर्स लगेगा उस पर, एफ इक्वल टू होगा क्यूई, एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यूई, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सिलरेशन, तो ये हो जाएगा क्यूई, तो एक्सिलरेशन होगा क्यूई अपॉन मास, और एच हाइट गिर रहा है तो फ्री फॉल लेंगे, क्या लेंगे, फ्री फॉल, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो हाफ एटी स्क्वायर होगा, तो टी इक्वल टू क्या होगा 2h बाई ए,
तो T इसी का रूट, तो क्या आएगा 2 और H बाई A की वैल्यू है QE और ऊपर चला जाएगा M, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये टाइम इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। अगर यही फील्ड को रिवर्स कर दिया जाए, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं है, ये भी याद रखिए, फील्ड डाउनवर्ड हो जाए और यहां पर एक प्रोटॉन हुआ, तो चार्ज तो सेम है। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चार्ज तो सेम है, और फील्ड को रिवर्स कर दिया तो फोर्स उसमें फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, नीचे ही लगेगा। वहां भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे था, लेकिन फर्क कहां है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में और मास ऑफ प्रोटॉन में फर्क है। इसमें सेम हाइट अगर H हो, नीचे गिर रहा हो, सेम हाइट H, तो T प्रोटॉन के लिए कितना होगा? स्क्वायर रूट 2H मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन Q इंटू E। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? लार्ज है। मास ऑफ प्रोटॉन लार्जर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टाइम ज्यादा लेगा, वो टाइम ज्यादा लेगा सेम हाइट गिरने में। तो टी पी ग्रेटर देन टी ई, तो लार्ज टाइम लेगा, लेकिन 10 टाइम्स लेगा ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा सही है? चौथा। और एक जगह 10 टाइम्स लार्ज लिखा है तो वो नहीं सही है, 10 टाइम्स तो नहीं होगा। मास में डिफरेंस कितना है? 1836 टाइम्स का, उसका स्क्वायर रूट, तो उतना टाइम्स का डिफरेंस आएगा कि नहीं? तो ठीक, तो ये ऑप्शनल दोनों में ये देखना है कि कौन सा होगा, तब क्लियर आया समझ में? तो ये है। हाँ, जैसे जहाँ फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, हाँ, तो उसी डायरेक्शन रहेगा अगर प्लस की कंडीशन है। हाँ, अगर माइनस है तो अपोजिट हो। तो प्रोटॉन वाले में तो नीचे फील्ड है तो नीचे जाएगा, और इलेक्ट्रॉन में फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, इसीलिए तो रिवर्स किया गया। और कंडीशन भी है, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी अगर नहीं है तब ग्रेविटी का भी इफेक्ट होगा तो दूसरा रहता है। ऐसे क्वेश्चन ग्रेविटी वाले में भी पूछे हैं कि कब वो बैलेंस हो जाता है, अगर फोर्स अपवर्ड हो और ग्रेविटी डाउनवर्ड हो तो बैलेंस हो जाएगा। सर अगर मान लीजिए ग्रेविटी होता भी, दोनों के लिए ग्रेविटी मास तो सेम ही लगा, कितना भी मास चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। अब वो कंडीशन तो दिया है, मास पर फर्क तो नहीं है ना। कंडीशन वो है कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट इसमें नहीं है, फ्री फॉलिंग है। होगी, हाँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी